एक्सरसाइज नंबर 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6। हर एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। कुल मिला के 18 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, बुक में बना हुआ है ना? यस मैम। ठीक है। और इसमें देखो ऐसा साइन बना हुआ है, ऐसा ये तो एंगल का है और साथ में ऐसा है, ये एंगल का साथ में ऐसा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये एंगल की बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर माने एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखो मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन को। द साइड क्यू आर, आप क्वेश्चन में देखिए, जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ उस लाइन को आप देखते रहिए। द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। पी क्यू आर वाली लाइन को एस तक आगे बढ़ाया। प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाना। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, अगर इसका बाइसेक्टर इस एंगल का और इस एंगल का दोनों टी पर मिलते हैं, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, हम लिखेंगे टू प्रूव। पहले गिवन लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या लिखोगे आप, a triangle PQR where line QR is produced, आगे बढ़ाई गई है till S तक, and QT and RT या TR भी कह सकते हैं, R2 एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये ना QTR कहाँ है, आप देखो कहाँ, ये है, ये वाला जो एंगल है ये इसका आधा है, ऐसा पूछना, समझ आए? कैसे करें, कोई बताएगा? नीचे लिख देंगे आप प्रूफ। कैसे कर सकते हैं बताओ किसी। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जो ये होता है ना एक्सटीरियर एंगल, ये इसके और इसके सम के बराबर, ठीक है। तो ये होगा ना PRS। किसी भी ट्राइंगल के अगर एक साइड को आप आगे बढ़ाएंगे, जो एक्सटीरियर एंगल ये होता है वो इसके और इसके सम के बराबर होता है। अपने बगल वाले को छोड़कर बाकी जो दो बचते हैं ना, उनके सम के इक्वल होते हैं। तो जो एंगल, क्या नाम है इसका, PRS होगा, जो एंगल PRS होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल PQR ठीक है, इसके बराबर, ठीक है ना। आप हमें देखो, हमें ये देख के चलना है कि यहाँ क्या लाना है। यहाँ जो लाना है उसमें से एक तो आ रहा है हमारे पास, QPR आ रहा है ना, QPR आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ हमें QPR लाना है वो अकेला ही है। आप ये देखो, हमको प्रूफ क्या करना है, उसी को देख के चलेंगे। तो QPR अकेला ही उसके साथ कुछ नहीं, तो मैं इसको इधर ले आ देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका आधा कर दूँगी,
दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो और मैं लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई हाफ, बोथ साइड कर दो, ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ तो आ जाएगा PRS/2 माइनस PQR/2, इधर क्या था QPR था, तो इसके बाई 2 हो जाएगा। दोनों तरफ 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो PRS का आधा, PRS का आधा यानी कि कौन सा 2DR, PRS का आधा मतलब PRS का आधा मतलब PRS लिख सकते हो, इसको लिख दूंगी एंगल PRS, और PQR का आधा यानी कि ये वाला PQR का आधा मतलब ये यानी PQR इक्वल्स टू एंगल QPR/2, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये कौन सा एंगल है PRS, ये वाला, और ये कौन सा एंगल है PQR, PRS ये है और PQRS ये है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सम ये होता है। मैंने अभी आपको बताया, देखो जैसे इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, वैसे ही इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। तो जैसे इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा, वैसे ही ये वाले ट्रायंगल के लिए ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो यानी कि इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। समझ में आया? तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल QPR। तो जो QPR होगा वो आ गया हाफ ऑफ एंगल QPR। आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसको आप करेंगे कॉपी में बिल्कुल अच्छे से, ऐसे ही आपको नोट कर लेना, ठीक है? ठीक है ना? लास्ट में लिख देंगे प्रूव। क्या लिख देंगे? प्रूव। इसको उतारो मत, घर जाके उतारो। अब हम आएंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है आपका ट्रायंगल। मैं मिटा दूंगी बेटा, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? अगला है ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स में पहले मैं तुम्हें बेसिक बातें बताऊंगी, फिर अभी हमें ट्रायंगल एक्चुअली शुरू करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इसमें कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सियम 7.1 देखो, शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। ट्रायंगल्स क्या है चैप्टर अगला? ट्रायंगल्स। उजाला ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। 7 चैप्टर है। यस मैम। 7 चैप्टर है। देखो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी बुक में कौन से नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, ठीक है। ट्रायंगल्स। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस। मतलब कॉन्ग्रुएंस क्या चीज़ होती है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स पढ़ने हैं आपको। वो होते क्या? देखो दो चीज़ होती है, ध्यान रखो। एक चीज़ होती है कॉन्ग्रुएंसी और एक चीज़ होती है सिमिलैरिटी। एक चीज़ क्या होती है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर होता है, ठीक है। सिमिलर किसको कहेंगे और कॉन्ग्रुएंट किसको कहेंगे, इसको आप ऐसे समझिए। देखो जैसे ये मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है। जब मैं इनको ऐसे करूँगी तो ये एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर लेंगे ना। तो इनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है, तो ये है कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल एक जैसे। जैसे ट्विंस बच्चे हो मान लिया, बिल्कुल एक ही शक्ल के, तो उसको कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। बात समझ में आ गई? सिमिलरिटी एक अलग चीज़ होती है। सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे अगर मैं 2 ट्रायंगल बना दूँ, एक ट्रायंगल ये है
एक ट्रायंगल ये, ध्यान से बात सुनना मेरी, ये जीवन में नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। अगर इसका ये एंगल 50 है, ये एंगल 70 है और ये एंगल 60 है, इसका भी जैसे ये है, इसका नाम रखती हूँ मैं ABC, इसका नाम रखते हैं D, इसका भी यही वाला एंगल 50 है, जो इसके सामने वाला है वही 50, जो इसके सामने वाला है वही 70, जो इसके सामने वाला है वही 60। और इसकी मान लिया ये साइड 5 है तो इसकी भी ये 5 है, इसकी ये 4 है तो इसकी भी ये 4 है, और इसकी ये 6 है तो इसकी भी ये 6 है। यानी इनकी सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, सारी साइड्स भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका शेप भी इक्वल होगा और साइज भी इक्वल होगा या नहीं होगा? यस मैम। शेप तो होगा ही होगा, साइज भी इक्वल होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जब शेप और साइज दोनों एक जैसा होता है तो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जब शेप तो एक जैसी होती है लेकिन साइज एक जैसा नहीं होता तो तब क्या होते हैं? सिमिलर। सिमिलर आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ बता दूँ। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, और एक और भी मैंने सर्कल ही बनाया, तो ये दोनों सर्कल्स हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? सिमिलर है, क्योंकि इनमें शेप एक जैसी है, साइज एक जैसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और बात बता देती हूँ। मैंने ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल बनाया, अब इसमें ये 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है, यहाँ पे ये 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है। तो इसका मतलब इनकी शेप एक, एंगल से किस पे फर्क पड़ता है? शेप पे या साइज पे? शेप। एंगल चेंज करने से शेप चेंज हो जाती है, लेकिन अगर दोनों में एंगल्स एक ही जैसे हैं तो शेप तो सेम ही रहेगी। तो इन दोनों की शेप तो एक जैसी है पर क्या साइज एक जैसा है? तो ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर होने के लिए क्या इक्वल होना पड़ता है? शेप। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों, शेप भी और साइज। समझ में आ गया? तो हमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़ने हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के 3, 4, 5 रूल होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। दो ट्रायंगल्स के बीच में, दो ट्रायंगल मैं बना देती हूँ। एक मैं बनाऊंगी ABC और दूसरा मैं बनाऊंगी DEF। क्या बनाऊंगी? DEF। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के, प्रूव करने के, जो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योमेट्री में सारे क्वेश्चंस मोस्टली प्रूव करने वाले होंगे। ये प्रूव करो, वो प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो कॉन्ग्रुएंट जब, अच्छा एक चीज़ और है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कोई सी 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वो तीनों चीज़ें हमें मिल गई तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं उसके बाद उनके सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। समझ में आ गया? जैसे अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो फिर हम हर चीज़ को दूसरे के बराबर कह सकते हैं। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग वर्ड आता है इसमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? इस साइड की करस्पॉन्डिंग यही हुई, इधर वाले की करस्पॉन्डिंग यही हुई, इधर वाले की यही हुई और इधर वाले की यही हुई। इसके करस्पॉन्डिंग इसको नहीं कहेंगे। तो यानी कि जब हम ये दोनों, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके, ये इसके, ये इसके इक्वल। समझ में आया? अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के रूल क्या क्या होते हैं? तो रूल होते हैं, एक होता है SAS, ठीक है, एक होता है ASA, एक होता है AAS, एक होता है SSS और एक होता है RS। इसमें से कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ एक्सियम्स हैं। कुछ चीज़ों को आप प्रूव करेंगे और कुछ चीज़ों को प्रूव नहीं करना है, बस ऐसे ही मान लेना। जिनको ऐसे ही मान लेते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सियम। तो इसमें से जो एक्सियम है वो SAS है। एक्सियम क्या है? SAS। मतलब अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो दो साइड की हम बात कर रहे हैं उसी के बीच वाला एंगल होना चाहिए। मान लिया इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और इसके बीच वाला एंगल इसके बीच वाले एंगल के बराबर है, तो हम कहेंगे SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। बात समझ आ गई? SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह देंगे तो उसके बाद हम कहेंगे कि ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये साइड भी इसके बराबर। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद सब चीज़ें बराबर हो जाएगी। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कम से कम ये तो दिया ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसको कहते हैं ASA।
ए ऐसे में क्या होता है, दो एंगल, मान लिया ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और इन्हीं के बीच की लाइन, ये नहीं की लाइन ये वाली, इन्हीं के बीच की लाइन इसके इक्वल है, तो ये वाला रूल लगता है ए ऐसे। और अगर दो एंगल इक्वल है और इधर वाली लाइन इक्वल है तो वो भी लग जाता है, ए एस भी लग जाता है, ठीक है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। उसके बाद है एस एस एस, अगर तीनों साइड करस्पॉन्डिंग वाली इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो कहेंगे एस एस एस, साइड 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 करस्पॉन्डिंग रूल लगेगा और ये दोनों कॉम्बिनेटिव लगेंगे। अगर आर एच एस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का जो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है। मान लिया एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, दोनों राइट एंगल है, तो एक तो इसमें चीज़ क्या इक्वल हो जाएगी कि राइट एंगल ही हो जाएगा, दूसरा एक इनका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। तो सबसे बड़ी साइड होती है कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। एच का मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस, अब दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड, या तो ये इसके इक्वल हो जाए या ये इसके, कोई एक, तो तब ये आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं। अच्छा, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं फिर मैंने आपको बताया कि बाकी सब चीज़ें इक्वल हो जाती हैं एक दूसरे के, करस्पॉन्डिंग वाली, तो उसको लिखते हैं CPCT। हम लिखेंगे बाय CPCT, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है इसका, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाय CPCT, दिस इज इक्वल टू दिस, बाय CPCT, दिस इज इक्वल टू दिस। लेकिन CPCT लगाने से पहले हमें उनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा रूल वहाँ पर अप्लाई हो सकता है। जैसा हमको क्वेश्चन दिया होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे कि ये लग रहा है, कि ये लग रहा है, कि ये लग रहा है, कि ये लग रहा है या ये लग रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इनमें से जो रूल लग रहा होगा उसके हिसाब से हम उसको कहेंगे कि वो इक्वल। टाइम देखो जरा कितना होगा, 2:40 कितने मुझे होता है, 10 मिनट्स हैं। अब आ जाओ आप पेज नंबर 113 पर। बुक कहाँ है तुम्हारी ईशा? अच्छा, उसकी बुक में देखो, खाली मत बैठो। 7.1 पे देखिए, लिखा है एक्सियम 7.1। मैंने आपको बताया जो एक्सियम होता है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें लिखा है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, और इसमें लिखा है 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जब 2 साइड जॉइंट होंगी तो उनके बीच में एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसका एक एग्जांपल इसने नीचे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, 2 ट्राइंगल जॉइंट है ओ पर, दिख रहे हैं। इसमें जहाँ इसने ऐसा मार्क बना रखा है, इसका मतलब वो लाइन इसके इक्वल है, जहाँ डबल वाला बना रखा है इसका मतलब वो लाइन उसके इक्वल है, और बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो वर्टिकली अपोजिट है, तो वो तो इक्वल ही होते हैं। तो 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज होता है, इक्वल अलग चीज़ है। उसके बाद आ जाइए थ्योरम नंबर 7.1 पर। 7.1 पर ये थ्योरम अभी पूरी हो नहीं पाएगी मेरी। थ्योरम नंबर 7.1 पे आइए। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है, कौन सा है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। मैं लिखती हूँ इसको, ASA थ्योरम नंबर है 7.1। देखो आपका सिलेबस आपको नया वाला मिल गया, मैंने भेजा था, नया सिलेबस मैथ्स का भेजा था बहुत पहले, आपको पता ही नहीं होगा, ग्रुप में भेजा था, ग्रुप में बहुत पहले, कई महीने, 1-2 महीने हो गए। तो उसमें देखना, अगर अब मिल जाए आपको, स्क्रॉल करके पीछे, उसमें आपका जो न्यू सिलेबस आया है 2022-23 का, अगर नहीं मिले आपको तो CBSE की साइट में देख लेना, ठीक है। CBSE खोलना, CBSE की साइट पे भी न्यूज़ सिलेबस, या नेट पे सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, उस पर भी आपको मिल जाएगा सिलेबस ऑफ CBSE मैथ्स ऑफ क्लास 9 2022-23, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसमें देखना कि कौन कौन सी थ्योरम, क्योंकि पिछले बार जो कोर्स था वो कोरोना के कारण बनाया गया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें कट हो गई थी ना, अब 10th का भी और 9th का भी, और इस साल तो अब नॉर्मल चल रहा है, तो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो देख लेना कि कौन कौन सी थ्योरम सिलेबस में है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। तो
इसमें ए ऐसे कह रहा है कि इस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर ये प्रूव करने के लिए आएगी तो बस खाली इसका स्टेटमेंट आएगा। ये थ्योरम बहुत बड़ी है, इसमें 3 केस लगेंगे, इसलिए ये देखो मैं पहले बना देती हूँ। दो ट्राइंगल बनाएंगे। एग्जाम में कैसे आएगा मैंने बताया, एग्जाम में खाली स्टेटमेंट आएगा, प्रूव आपको खुद करना पड़ेगा, फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। कोई भी थ्योरम आती है तो उसका सिर्फ स्टेटमेंट ही आता है। ठीक है, जरा सीधे बैठिए, कमर को सीधी करके, बुढ़े हो गए। ठीक है, एक ट्राइंगल का नाम हमेशा आप क्या लेंगे, ABC, और दूसरे का DF, दूसरे का DF। ये 2 ट्राइंगल है। ठीक है, गिवन क्या है आपको कि 2 तो एंगल इक्वल है और इंक्लूडेड साइड इक्वल है। ठीक है, तो अब इसमें 3 केस बनेगा, कह रहे हैं 3 केस बनेंगे। देखो पहले यहाँ से देखो, इसमें आपको क्या क्या दिया है, कह रहा है कि एंगल B = E और C = F। B = E, मान लिया B = आपको E दिया है और C = आपको क्या दिया है, एक में सिंगल साइन लगाएंगे, एक में डबल, और इंक्लूडेड साइड का मतलब है BC और EF आपको इक्वल दिए, BC और EF आपको इक्वल दिए। अब आप गिवन में यही लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन में वही लिखते हैं जो दिया होता है। आप लिखेंगे टू ट्राइंगल्स ABC एंड DF वेयर, जहाँ पर क्या क्या इक्वल है, 2 एंगल इक्वल है। एंगल B = एंगल E एंड एंगल C एंगल F एंड लाइन BC = E। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है आपको, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल इक्वल्स टू नहीं, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। ये साइन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक तो इक्वल टू वाली लाइन होती है और उसके ऊपर ये साइन होता है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DF। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आप पहले गिवन लिख लेंगे, उसके बाद टू प्रूव लिख लेंगे, उसके बाद आप प्रूफ लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, मैं इसको मिटा दे रही हूँ और प्रूफ लिखूंगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ में यहाँ पर बुक में आपको 3 केस दिए। अगर ये आपकी थ्योरम आती है तो आपको भी 3 केस बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है केस 1। क्या लिखा है, केस 1। सबसे पहले क्या लिखा है, केस 1। देखो 3 केस बनाएंगे, एक इक्वल टू वाला, एक ग्रेटर देन वाला और एक लेस देन वाला। क्या बनाएंगे, एक ग्रेटर देन वाला। ठीक है, तो सबसे पहला इसने केस बनाया है लेट। देखो जब भी हम कोई सा थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर इसमें से जो मैंने आपको 5 कॉन्ग्रुएंसी के रूल बताए थे ना, उसमें से अगर एक को भी एक्सियम नहीं लेते, देखो किसी एक को तो पहले से ही मानना पड़ेगा कि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत दूसरे में प्रूव करने में पड़ती है। इससे पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इससे पिछला चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था ना, उसमें भी एक एक्सियम था। क्या एक्सियम था, एक एक्सियम था ना उसमें 6.11। क्या एक्सियम था, खोल के देखो बुक, तुम्हें तो आगे का पढ़ते जाते कुछ नहीं पढ़ो। 6.1 एक्सियम थी। हाँ ठीक है, अब अगर ये एक्सियम है, एक्सियम का मतलब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको भी प्रूव करना पड़ता तो हम कैसे किसी चीज़ को सिद्ध करते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीज़ को तो हमें मानना पड़ता है ना, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, या भगवान होते हैं, ये हम मान लेते हैं कि भगवान है। हम किसी से कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि प्रूव करके दिखाओ कि है, ऐसा नहीं कहते ना, उन्होंने बताया तो हमने मान, मतलब कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ती हैं, क्योंकि उनको रख के फिर हम दूसरी चीज़ें प्रूव करेंगे। तो ये इसमें 6.1 में एक एक्सियम दी हुई थी, जिसको हम मान लेते हैं एज इट इज़, कि जब भी एक रे सीधी लाइन पे पड़ती है तो जो 2 एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं और उनका सम 180 होता है। इस एक्सियम का यूज़ करते हुए हमने बाकी चीज़ें प्रूव करी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है।
और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करा था नहीं करा था? अगर हमारे पास बेस में कुछ होता ही नहीं मानने के लिए तो हम दूसरी चीज को प्रूव नहीं कर पाते। सेम इसी तरीके से जो 5 रूल्स है करस्पॉन्डिंग के करस्पॉन्डिंग कह रही हूँ, कॉन्ग्रुएंसी के जो 5 रूल्स हैं उसमें से किसी एक को तो हमें एक्सियम मानना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है, फिर उसका इस्तेमाल करते हुए हम बाकियों को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब इसने कहा कि अगर 2 एंगल और उनके बीच की एक लाइन इक्वल हो तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसा प्रूव हमें करना है। इसके लिए हम इस्तेमाल किसका करेंगे? एक्सियम नंबर 7.1 का, कि जब 2 लाइंस और उनके बीच इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है तो तब क्या होते हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमें दूसरी लाइन भी इसके इक्वल लानी है। अगर ऐसा हो जाए, मान लिया ये तो इसके इक्वल है या नहीं है? Yes, ma'am. और ये एंगल भी इसके इक्वल है। Yes, ma'am. अब अगर एक ये लाइन इसके इक्वल हो जाए तो एक्सियम लग जाएगा नहीं? Yes, एक्सियम लग जाएगा और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये भी साथ में प्रूव हो जाएगा कि जब 2 एंगल्स इक्वल हैं और बीच का लाइन इक्वल है तब भी ये इक्वल है, क्योंकि एक्सियम से ये हो गया तो फिर बाकी से बचे हुए तो सब इक्वल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसको इसके इक्वल लाना है। अब हम लाए कैसे? तो लाने के लिए इसने 3 केस इसमें लिए हैं। पहला कि मान लिया कि इक्वल नहीं है। देखो मैथमेटिक्स में बहुत जगह ऐसा होता है, जब हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है हम उसका उल्टा सपोज कर लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके इक्वल लानी है, तो हम उल्टा सपोज कर लेंगे कि मान लिया ये इसके इक्वल नहीं है, तो या तो बड़ी होगी या छोटी होगी या नहीं होगी। तो इसमें 3 केस बनेंगे, एक तो बड़ा वाला ले लेंगे, एक छोटा वाला ले लेंगे और एक इक्वल वाला ले लेंगे। तो बड़े और छोटे वाले जो केसेस होंगे वहाँ पर बात ठीक बैठेगी ही नहीं, वो गलत प्रूव हो जाएगी। बड़ा लेने वाली बात भी गलत प्रूव हो जाएगी, छोटा लेने वाली बात भी गलत प्रूव हो जाएगी। तो फिर सही कौन सी बात होगी? इक्वल। और जैसे ये इक्वल वाली बात सही हो जाएगी हमारा काम बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसको हम कल करेंगे। लंबी थ्योरम में समझा के करनी है तो कल। आज इसका बेस बता दिया, कल इसको प्रूव करेंगे।